हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को 2026 का जो मैथ का मॉडल सेट बिहार बोर्ड निकाला है उसको मैं बताने चल रहा हूँ। तो इसमें कुछ बेसिक चीज है, समझिए। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर पर देखिएगा, एकदम ये चीज सावधानी वाली चीज है, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर लिखा होता है। पहली बार जैसे क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको OMR सीट पर ये 10 अंकों का यहाँ बुकलेट नंबर होता है, इसको आपको OMR सीट जो मिला रहेगा ये आपको भरना है। पहला काम, आप लोग देखते हैं क्लास में टेस्ट दिया जाता है, कुछ भरते उरते नहीं है, नाम पता सीधे बनाना शुरू करते हैं, नहीं। पहला आपका फर्ज है कि ये बुकलेट नंबर जो रहेगा ये OMR सीट पर भरना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड लिखा हुआ है ना। तो यहां पर आपको हर एक बच्चा लोग को अलग अलग आपको रहेगा, किसी पर ए रहेगा, किसी पर बी रहेगा, किसी पर सी रहेगा, फिर बाद में जाके रिपीट होता है। तो आपके क्वेश्चन में ए लिखा है तो आप OMR सीट पर जहां लिखा होगा क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड वहां पर ए लिखिएगा, बी लिखा है तो बी लिखिएगा, सी लिखा है तो, कहने का मतलब ए वाला का सबका क्वेश्चन एक टाइप का रहेगा। तो ये दो चीज भरना बहुत अनिवार्य होता है, बाकी विषय कोड वगैरह लिख के आता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ दिशा निर्देश है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, टेंशन नहीं लेना है, जो आवे अपना बनाना है ना। इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। जब प्रश्न मिलता है तो ये जो बुक सीरियल नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट सेट है, जहां सिग्नेचर करना वो पहले ही कर चुके रहते हैं हम लोग। उस सब काम करने के बाद क्वेश्चन को तब पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार थोड़ा सा, जैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है तो सारे ऑब्जेक्टिव को एक बार, ज्यादा देर नहीं, मैंने मोटा मोटी देख लीजिए कि आपका इजी किधर है। कभी कभी इजी शुरू में होता है, कभी बाद में होता है, कभी बीच में होता है। छोटा मोटा क्वेश्चन अगर आपको ऐसे ही आ जा रहा है, जैसे पूछ रहे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0 0, तो 0 0 मिला वहां टपका देंगे कि जब हम भरने जाएंगे तो हमको दिखाई देगा, पेंसिल से बुंदा लगा देंगे। ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन एक बार हल्का सा पढ़ लो, उसके बाद देखिए प्रश्न में, प्रश्न पत्र पर 2 खंड रहता है, अ और ब, ध्यान रखना है। तो अ में आपको 100 प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, तो सब लोग जानता है कि 100 में 50 बनाना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 100 में 50 लगातार बनाओगे, 1 से लेकर 100 तक में जो भी क्वेश्चन आप आता है 50 पूरा कर लीजिए। ये नहीं है कि आप 50 का 50 ही बनाओ, एक दो ज्यादा भी अगर आपको गिनती में आ रहा तो बन गया तो कोई बात नहीं। आपको लगातार जहां आपका 50 पूरा हो जाएगा, जैसे 80 तक कहें तो आपका 50 पूरा हो गया तो उतना ही चेक होगा। तो एक दो क्वेश्चन बढ़ गया, आगे गलत हो गया तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है ना। तो दूसरी बात देखिए, ये मॉडल सेट देने का मेन मकसद क्या है कि ये बताया गया है कि पैटर्न क्वेश्चन का ये होगा, न कि यही क्वेश्चन होगा। ये भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें से आता भी है, ये नहीं भी आता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो मेरे कहने का मकसद है बाबू कि 100 क्वेश्चन में आपको 50 बनाना है, तो अभी आप प्रैक्टिस के लिए एक बार वीडियो देखने से पहले 50 क्वेश्चन बना लीजिए कि आपको समय के अंदर 50 क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं, आपको 50 में 50 मार्क्स आ रहा है कि नहीं। लेकिन वो समय के अंदर जब काम हो जाएगा तब आप वीडियो देखने बैठिए, पूरा क्वेश्चन को एक बार बना लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए, आंसर मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। बनाना है सब क्वेश्चन को, और मैं वीडियो में हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दूंगा। यूट्यूब पर यूट्यूबर लोग जो हैं क्या कर रहे हैं कि सिर्फ आंसर बता रहे हैं, आप लोग भी क्या कर रहे हो, सिर्फ आंसर देख रहे हो, पहला बन गया आंसर ये होगा। नहीं बाबा, आप आंसर का
मेथड देखिए कैसे आंसर आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसलिए 100 क्वेश्चन का आप सबका मेथड देखिए, सबका अगर आप मेथड देख रहे हो 100 क्वेश्चन का, अभी मैं बताऊंगा, तो आपको 50 नंबर आना ही आना है बोर्ड में। 100 में मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव बनना ही बनना है, अगर आप पूरे कंसेप्ट को देख लेते हो। इसलिए आप मेरे कंसेप्ट को देखिए, मैं बहुत ही इजी तरीका से ट्रिकली कंसेप्ट सब क्लियर किया हूं, तो आराम से देखिए। वीडियो को भगा भगा के देखने से, सिर्फ आंसर देखने से कोई फायदा नहीं है, उससे अच्छा कि आप मत पढ़िए, है ना। मेरा यही है कि आप, उससे अच्छा है कि मत पढ़िए। दूसरी बात देख लीजिए, 30 लघुत्तरीय प्रश्न रहता है, तो 30 में 15 बनाना है। गलती से 16 बन गया तो आपका 15 ही चेक होगा। 16 नंबर क्वेश्चन मतलब जैसे 20वां क्वेश्चन बनाए तब तक आपका 16 पूरा हो गया, तो वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा, आपका 15 चेक हो जाएगा, बात खत्म। 8 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय रहता है, जिसमें 4 बनाना होता है, तो 4 ही बनाइए। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग अपना काम में लग जाएं। क्या काम है हम लोग का? ये क्वेश्चन बनाना। देखिए हमको अभी 100 बनाना है, सबका कंसेप्ट क्लियर करना। ये थोड़े है कि कौन क्वेश्चन आएगा कौन क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए कंसेप्ट क्लियर कीजिए। दिया है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए रूट में वही संख्या अपरिमेय होगा जो रूट के अंदर अगर जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे एक पूर्ण वर्ग है, एक का स्क्वायर एक होता है, 4 भी पूर्ण वर्ग है क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, 3 का स्क्वायर है। ये पूर्ण वर्ग वाला बात है। तो आपको देखो अगर रूट के अंदर, ध्यान देना है, रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वह अपरिमेय नहीं है, वो अपरिमेय है। परिमेय जैसे में देखिए ये 441 जो देख रहे हो, 441 ये 21 का पूर्ण वर्ग है, 21 का, तो इसका वर्गमूल 21 हो जाएगा। रूट भाग गया तो रूट भाग गया तो अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। ये 2601 जो देख रहे हो, ये जो है आपको 51 का है, तो 51 का है तो यह भी अपरिमेय नहीं हुआ क्योंकि इसका रूट भाग गया। ये देख लो, ये आपको 47 का है तो यह भी अपरिमेय नहीं हुआ, ये 47 का है। तो जब इतना क्लियर हो गया तो डी ही आंसर होगा। क्लियर हो गया क्योंकि 100 पूर्ण वर्ग है लेकिन 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो लाख कोशिश किए तो 2 का जो है रूट नहीं भागा, इसी के चलते ये √2/100 जो है अपरिमेय संख्या है। एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़िए, कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपका आंसर डी होगा। मतलब एक का आंसर डी होगा। ये आंसर हो गया, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 2। आपसे बोला है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों के लस तथा मस समान हो तो संख्या होगी। तो देखो लसा का एक खासियत है कि 2 संख्या अगर दी गई है तो लसा या तो बड़ी संख्या होगी और नहीं तो इससे बड़ी होगी, मौसा छोटी होगी और नहीं तो इससे छोटी होगी। तो फिर लौसा और मौसा समान हो कैसे सकता है? मौसा छोटी होगी, लौसा बड़ी होगी,
लेकिन समान का जब बात है तो इसका एक ही उपाय है कि दोनों संख्या समान होगा। जैसे 4 4 है तो लौसा या तो यह होगा, नहीं तो इससे बड़ा होगा, ये होगा इससे छोटा होगा, दोनों में 4 4 है तो यही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा सी, ध्यान रखना है। तो मेरा इसका आंसर सी होगा, इसमें ज्यादा झोल नहीं है, लौसा मौसा समान है, इसका मतलब संख्या समान है, आंसर सी होगा। आंसर से ज्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ये वाला क्वेश्चन में ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है, ये रेकरिंग। देखिए रेकरिंग वाला क्वेश्चन जब भी बनाना है ना आपको, तो खूब ख्याल से देखिएगा। सबसे पहले रेकरिंग को हटा दिया जाता है, तो रेकरिंग हट जाएगा तो मात्र मेरा 1 बचेगा, ये रेकरिंग का नियम है। और दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे लिखना होता है। पहला कि ब्रश से साफ कर दीजिए, तो जो संख्या बचे उसको ऊपर लिखिए, और जितना अंक पर रेकरिंग हो उतना 9 नीचे होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो देखिए 4 अंक पर रेकरिंग है तो 4 9 होगा। उसके बाद रेकरिंग के पहले जो भी अंक रहता है उसको घटा दिया जाता है। देखो तो इसमें 0 है, तो 0 घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मेरा आंसर तो यही होगा, यही होगा। तो 0 घटाने से कोई फायदा नहीं लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कैसे बनाना है। तो मेरा आंसर ए हुआ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट बढ़िया से दूंगा। हमको तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि रेकरिंग वाला में रेकरिंग हटा देना है, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा नीचे उतना 9 रहेगा, उसके पहले का अंक घटा दिया जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे ऐसे है। अब देखिए ये 27/9 हो जाएगा, लेकिन रेकरिंग के पहले ये अंक है, इसको घटाना पड़ेगा, ये काम। और तीसरा काम, दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिस पर रेकरिंग नहीं है, उसके लिए 0 देना पड़ता है। अब घटा के कटने वाला हो तो काट देंगे, 5 से 5 बार में, 5 से 18 बार में, 5/18 आंसर हो जाएगा। रेकरिंग वाला का नियम ये है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ज्यादा मैं रफ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए बोला है कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप, तो विषम संख्या उसको बोलते हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो देखिए और गारंटी हो, देखो ये यहां पर कोई भी संख्या हो सकता है, 2 से भाग लगने वाला भी, नहीं वाले लगने वाला भी, तो गारंटी नहीं हुआ। यहाँ 6 से गुना है तो पक्का 2 से भाग लग जाएगा। यहां पर देखिए m है, तो m की जगह पर अगर आप 2 लेते हो, 2 में 1 जोड़ते हो तो 3 हो जाएगा, तो ये तो विषम हो गया। लेकिन अगर 3 लेते हो, 1 जोड़ते हो तो ये 4 हो जाएगा, तो ये विषम नहीं होगा। यहां पर है कि यहां पर तुम कुछ भी से गुना करो, सम संख्या में किसी भी चीज से गुना करके तुम 1 जोड़ते हो तो पक्का विषम आएगा। इसलिए सम संख्या में कुछ से गुना किया हो और 1 जोड़ दे, 3 जोड़ दे, 5 जोड़ दे, विषम जोड़ दे, तो गारंटी है कि वो विषम संख्या आएगा। इसलिए 4 का आंसर ये डी होगा, है ना। तो 4 का आंसर डी हो गया।
3 का आंसर आपका ए हो गया। चलिए 5 में देखिए, 5 में यहां पर आपको ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, यहां तक बी बराबर है, सी बराबर दिया है और एलसीएम दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि पी का मान, देखिए यहां पी के मान क्या होगा। तो ध्यान देना है, लॉसों में हर एक संख्या का बड़ा घात लिखाता है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है 7 से मतलब है ना। देखो यहां 7 के पावर पी है, 7 के पावर 3 है और यहां 7 के पावर 4 है। तो लॉसों में बड़ा पावर होता है, तो 4 आएगा कब, तो 3 है तो 3 तो आएगा नहीं। तो पी की जगह पर जब तक 4 नहीं लिखिएगा तब तक लॉसों में 7 के पावर 4 नहीं आएगा। 7 का पावर देखना है क्योंकि पी 7 पर है, ए में कहीं 7 है नहीं, तो 7 के पावर पी है, 7 के पावर यहां 3 है, आंसर में 7 के पावर 4 लाना है। तो बड़ा घात लाने के लिए पी की जगह पर आप 4 दोगे तभी ना होगा जी। इसलिए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा जो डी में दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर डी होगा, 5 का आंसर डी, इसका आंसर डी हो गया। एकदम साफ सुथरा बता रहा हूं कॉन्सेप्ट के साथ, इसलिए वीडियो को बढ़िया से देखिए। देखिए इसका परिमेयकारी गुणांक लिखना है या गुणक लिखना है। तो देखिए पॉकेट में 3 है, तो ये परिमेय तब बनेगा जब 3 संख्या अभाज्य संख्या को एक साथ रखिएगा तब। ये चीज ध्यान रखना है, 3 ठो संख्या को लिखना है। तो सबसे पहले आप 81 का अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए। 81 का, देखिए 81 का अभाज्य गुणनखंडन कर लिए, बढ़िया से देखिएगा। तो 3 से 27 बार में कटेगा, 3 से 9 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 1 बार में। अब आप इसको, ये 381 है, खूब बढ़िया से देखना है। आप इसको, पॉकेट में 3 है, ध्यान रखना है, तो ध्यान से देखना है। आप घनमूल निकाले होंगे, तो घनमूल में 3 का हम लोग एक साथ करते हैं। देखो ये 3 ठो है, तो ये बाहर हो गया। परिमेय बनाना है, परिमेयकारी गुणक मतलब क्या चीज से गुना करें कि परिमेय संख्या आ जाए। तो इन तीनों का तो जोड़ा लग गया है ना, लेकिन इसका तो नहीं लगा। आपको 2 ठो 3 घट रहा है, तो इसमें क्या चीज से गुना कीजिएगा, तो आपको 2 ठो 3 से गुना करना है। 2 ठो 3 मतलब 3 तिहाई 9। तो बस परिमेयकारी गुणक आपसे जब भी पूछेगा तो आपको देखना है कि किस संख्या से गुना किया जाए। पॉकेट में 3 है तो 3 लगाइएगा, 4 है तो 4 लगाइएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए इसमें आप क्या चीज से गुना कीजिएगा, परिमेयकारी गुणक, ये 9 से गुना करना पड़ेगा। पॉकेट में 3 रहेगा, क्योंकि 2 ठो 9 का मतलब 2 ठो 3 है, तो 3 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये चीज आपको डी में, सी में दिया है, सॉरी सी में दिया है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। कोई चीज आपको अल्टर लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। जहां भी आपको दिक्कत लगे समझने में, सुनने में, कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर
7, ये 36 है, ये 54 है, ये 90 है का मौसा आपको खोजना है। तो मौसा बाबू छुटका होता है, सबसे जो छोटा होगा वो होगा, और नहीं तो उससे छोटा। लेकिन छोटा होगा कब? जब सबको विभाजित कर दे। तो 36 जो है सबको विभाजित नहीं कर सकता है। 36 में भाग लेगा, 36 से 18 ये 54 में भाग नहीं लेगा, 90 में भाग नहीं लेगा। इसका मतलब 36 से भी छोटा कोई संख्या होगा जो तीनों को विभाजित कर दे तो 18 होगा। बाकी 18 किसी में नहीं है, देख लीजिए। तो क्लियर हो गया कि आंसर यही होगा। कहीं ऐसा नहीं रहता, 2 जगह 18 रहता, तब ये चर राशि के पावर देखते हैं। देखिए x के पावर 5 है, x के पावर 4 है, x के पावर 6 है। तो तीनों में जो छोटा पावर होगा वही दिखाएगा। तो 4 छोटा है, तो देखिए इसमें x के पावर 4 है। y में y के पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो सबसे छोटा 2 है, तो 2 हो गया। तो पहले ही हम लोग को मालूम हो गया था कि ये आंसर होगा, है ना। फिर भी मैंने आपको बता दिया है, कहीं ऐसा 2 जगह 18 रहता तो क्या करते। तो ये ध्यान रखना, मौसम में छोटा वाला होगा कब? जब सबको विभाजित कर दे, सबसे छोटा जो होगा वो, और नहीं तो उससे छोटा होगा जो सबको विभाजित कर दे। ये ध्यान रखना है। और नहीं तो बैठ के मौसम निकालिएगा भाग विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, टाइम लगेगा। इसलिए आंसर इसका ए होगा। 7 का आंसर ये ए हो गया। चलिए अब यहां पर है 8 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड दिया है 2 गुने 3 गुने 5, लेकिन इसका पावर दिया है p, पावर दिया है 3 का पावर q, 5 की पावर r, और तब आपको निकालना है p प्लस q माइनस r। तो सबसे पहले आप 1440 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, है ना। 1440 का अभाज्य गुणनखंडन करना है। ये देखिए अभाज्य गुणनखंडन मतलब वो भी 2 से 3 से 5 से। तो पहले 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 जीरो के 0। 2 से काटिएगा, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 जीरो का 0। 2 से कटेगा भी 180 बार में, 2 से कटेगा 90 बार में, अभी भी कटेगा 2 से 45 बार में, अब नहीं कटेगा। अब 3 का बाजी है, 3 से 15 बार में, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, अब कटेगा 5 से 1 बार में। तो देखिए अब यहां 2 के पावर 5 हो गया, 3 के पावर 2 हो गया। देखिए 2 5 बार है, 2 5 बार है, 3 देखिए 2 बार है, और 5 1 बार है। तो अब आपको 5 के पावर 1 लिखना है। अब समझ में आ गया होगा कि P का मान जो है, P जो है, P के जगह पर आप 5 लिखोगे, Q के जगह पर 2 लिखोगे, R के जगह पर 1 लिखोगे। बस ये आपको क्या कर देना है, यहाँ P के जगह पर 5 आ गया, ये Q की जगह पर 2 आ गया, R की जगह पर 1 आ गया। अब आप 5 में 2 को जोड़िए 7, और 7 में से 1 माइनस कीजिए, आपका आंसर 6 होगा। 6 जो है ए में दिया हुआ है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब ए हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो गया। बहुत बड़ी चीज नहीं है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन सब दिया है। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए
अब बोला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब है कि जो भी संख्या p/q के रूप में रहता है बटा में वो शांत भी होता है, अशांत आवर्ती भी होता है। तो सबसे पहले अब सब में आप भाग कीजिएगा, इसमें 400 से 462 से, तो आपको टाइम लगेगा। एक तरीका है कि सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको छोटा कर लिया जाता है, छोटा से छोटा, जैसे ये 25 से कट जाएगा 5 बार में और 25 से कट जाएगा 16 बार। ये देखिए ये नहीं कटेगा, 17/250 नहीं कटेगा, यह भी किसी चीज से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है तो सबके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में हो, मतलब अभाज्य गुणनखंड में 2 आवे 5 आवे या सिर्फ 2 सिर्फ 5 आवे, तो उसका दशमलव निरूपण शांत होगा। उसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाता है तो ध्यान रखेंगे, उसके अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो आप 16 का निकाल के देखिएगा, देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखिए तो इसमें सिर्फ 2 आएगा। 250 का निकाल के देखिए इसमें 2 और 5 आएगा। 625 का निकाल के देखिए अभाज्य गुणनखंडन, सिर्फ 5 आएगा। तो जिसमें 2 आवे 5 आवे दोनों आवे तो शांत है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो अशांत आवर्ती है, ध्यान रखना है। तो 462 का आप अभाज्य गुणनखंडन निकाल के देखो, इसमें 2 और 5 के अलावा और लोग आएगा। देख लीजिए 462 का अभाज्य गुणनखंडन यहां मैं निकाल देता हूं। देखिए 2 आवे तो धन धन है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 सते 21। देखिए 3 आ गया, अब आगे बाजार करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्लियर हो गया कि सी का ही दशमलव प्रसार अशांत अशांत होगा, ये ध्यान देना है, सी का ही। इसलिए मेरा 9 नंबर का आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। आंसर में मैं बगल में लिख दे रहा हूं सी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। कहीं भी दिक्कत हो, बार बार बोल रहा हूं कि आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके समस्या का समाधान करूंगा। टाइम तो लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो ये सदैव क्या चीज से विभाज्य होगा? 13 से होगा कि 5 से होगा कि दोनों से होगा कि इनमें से किसी से नहीं होगा? देख बाबू, थोड़ा सा जल्दी नहीं करना है। सबसे पहले इसमें आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2n है तो इसे n करके आप थोड़ा सा सिंपल कर सकते हो। ऐसे कर दो, 9n के पावर 2, ये 4 है तो 4n के पावर 2। इससे क्या फायदा है कि यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक जगह पर 9n है और b की जगह पर 4n है। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए ये है। अब आप n की जगह पर कम से कम 2-3 बार संख्या डाल के रखो, प्राकृत संख्या n की जगह पर कोई ना कोई प्राकृत संख्या रखना है। तो एक बार सम रख के देख लो, एक बार विषम रख के।
दो तीन गो में काम कर जाएगा, सम पर भी विषम पर भी, जिस पर काम करेगा वही सही आंसर है। तो जैसे मैं n की जगह पर 1 रख रहा हूं, तो n की जगह पर 1 रखिएगा तो 9 का पावर 1 हो जाएगा, 4 के पावर 1 हो जाएगा। देखिए ये यहां हो जाएगा 9 के पावर 1, 4 के पावर 1, तो जोड़िएगा तो ये 13 हो जाएगा, और 9 में से 4 घट गया तो 5। मतलब n की जगह पर 1 रख रहे हैं तो यह जो है 13 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो एक बार 1 रख के मैंने देख लिया कि 13 से 5 से दोनों से कटेगा, ये विषम हो गया। अब एगो सम 2 रख के देख लीजिए, अगर 2 में भी यही बात आ जाएगा तो समझिएगा 5 और 13 दोनों से कटेगा। अगर मान लें कि ये दोनों में 13 5 आया, उसमें 5 आया है, तो आप 5 आंसर लिखिएगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो मने में करके देख सकते हो। अब जैसे n की जगह पर मैं यहां पर जो है, यहां पर n की जगह पर अब 2 रख रहा हूं, सब n की जगह पर 2 रख रहा हूं, सब n की जगह पर। देखिए तो n की जगह पर अगर आप 2 रखते हो तो 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2, 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। अब देखिए 9 9 81, 4 चौका 16, ये हुआ 9 9 81, 4 चौका 16। अब देखिए इसमें जोड़िएगा तो 6 1 7, देखिए 8 1 9 हो रहा है। देखिए तो जोड़िएगा तो ये 97 हो गया। खूब बढ़िया से देखना है कि आप जो है 9 की जगह पर 9 के पावर कीजिएगा तो 81 होगा, 4 के पावर कीजिएगा तो 16 हो गया। जोड़ेंगे तो 6 1 7, 8 1 9, घटाइए 11 में से 6 गया 5 और 7 में से गया 6। देखिए तो यहां आया 97 गुने 65। तो ये जो 65 है, 97 तो न 13 से कटेगा लेकिन 5 से कटेगा, लेकिन 65 13 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो संख्या है यह 13 और 5 दोनों से कटेगा, ये कंफर्म हो गया। यह जो संख्या है 13 और 5 दोनों से कटेगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप आंसर में क्या भरोगे, आंसर में सी भरोगे, इसलिए 10 का आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, है ना। तो 11 का बोला है कि 65 और 117 का मसो इतना दिया है, इस रूप में है। 65 117 का मसो इस रूप में है, तो n का मान, तो देखिए आप 65 और 117 का मसो निकालिए, जो मसो आएगा इसके बराबर कर दीजिएगा। तो मसो अगर आपको निकालने आता है तो ठीक है, मसो निकालने का बहुत विधि है, भाग विधि आसान है, तो आप निकालिए। देखिए 65 एकम 65 हो जाएगा। देखिए मसो घटा लीजिए, 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5, मसो 13 आएगा, देख लीजिए। अब एक बार में कटेगा तो 52 हो जाएगा, 5 में से 2 घट गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब 13 से 52 में भाग करो, 13 चौका 52। देखिए
मौसा ये नहीं होता है, ध्यान रखना है, मौसा भाजक होता है। तो मौसा हम लोग का 13 आ गया, ये मौसा आ गया। अब बोला है कि मौसा जो है 65 और 117 का मौसा इस रूप में है ना। तो 65 और 117 का मौसा इस रूप में है, मतलब इसके बराबर तुमको 13 है। यह भी मौसा ही है, हाँ हम लोग का मौसा 13 आया, इसका मतलब इतना बराबर हम लोग 13 लिख देंगे। 65, देखिए टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि समझाना है, 100 क्वेश्चन है, तो मैं इसको 2 पार्ट में आपको बता दूंगा कि आप लोगों को भी बोर फील नहीं होगा। 50 एक बार, 50 एक बार, तो आप लोगों को फायदा होगा, है ना। तो आप 65n माइनस 117 बराबर 13 लिख दो। मैं इस साइड में बना देता हूं, देखिए 65n माइनस 117 बराबर 13। अब 65n बराबर 13 प्लस 117, 65n बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे 130 हो जाएगा, n बराबर 130 बटे 65, तो n बराबर 2 आंसर होगा। तो देखिए ये आंसर 11 का आंसर सी होगा, तो आपका आंसर सी हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बोला है कि 141 बटे 120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो आपको भाग करना पड़ेगा, 120 से 141 में भाग कीजिए और देखिए कितना अंक के दशमलव के बाद कितना अंक के बाद कट जाता है। आप चाहो तो भाग कर सकते हो और नहीं तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके देख लो, है ना। 141 बटे 120 है, तो सीधा सीधी है कि पहले कटने वाला हो तो आप भाग करके देख लेना, आपको भाग करना है। और नहीं तो अगर ये समझ में आ जाए तो देख लीजिए, मैं इजीली बता देता हूं, 3 से पहले कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 सते 21, ये होगा। अब आप 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, है ना। 40 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, मतलब तो 40 सबसे आसान आपको भाग ही है, ये जल्दी बनेगा भाग वाला, याद रखना है। तो चाहे 40 से भाग करके देख लो, 40 से इसे भाग करके भी देख सकते हो। देखिए 40 से कम 40 दशमलव देंगे 0 आएगा, 1 40 से 7 बार में कटेगा, 280, अब 20 आएगा, एक 0 बैठा दिया, 40 के पहाड़ा 5 बार में आ जाएगा। तो अब एक तरीका ये हुआ, दूसरा अभाज्य गुणनखंड निकाल के भी, लेकिन यही आपके लिए ठीक है। तो कितना अंक के बाद, 3 अंक के बाद दशमलव हो, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि 40 में आप 25 से अगर गुना करते हो तो 1000 आ जा रहा है, तो देखना है कि 40 में आप 25 से गुना करोगे तो 1000 आ जाएगा, इसका मतलब 1 पर 3 जीरो आ रहा है, इसलिए 3 अंक के बाद दशमलव होगा। यह भी एक तरीका है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आपके लिए भाग वाला ही ठीक है ना। तो इसलिए 12 का आंसर
12 का आंसर सी होगा। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में है px qx का मौसा है। ये px और qx का मौसा ये है। देखिए तो मौसा का तो बोला है px और qx क्या होंगे। आपसे बोला है कि px और qx क्या होंगे, मतलब मौसा दे दिया है। अब आपको खोजना है कि इन दोनों का मौसा है, 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 ये देखना है। तो देख बाबू मौसा दिया है तो पहले इसका गुणनखंड कर लो, तो इसमें से 3 निकल जाएगा। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। कोई भी आदमी आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं बताएगा। आंसर लेके बैठा है लो, और आंसर तेरे का सी, तेरे का बी, तेरे का डी, ऐसे कर करके आपको बताया जाएगा। उसे कोई फायदा नहीं है। इसमें थोड़ा सा भी समझोगे 2 बार 3 बार तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो और बढ़िया से आपको और सब क्वेश्चन बनेगा। देखिए तो मौसा का मतलब है, मौसा जो होता है ना, दोनों जो बहुपद दिया है उसमें सबका छोटा घात होता है, याद रखिएगा। तो देखिए मतलब उससे सब कटेगा। अब देखो ये दोनों बहुपद में होगा, px में भी होगा और qx में भी होगा, ये चीज ध्यान रखना है। मौसा का मतलब ये दोनों में कॉमन है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों में कॉमन है तो एक कभी नहीं होगा, काहे कि इसमें 3 है। ये px है, ये qx है, तो इसमें 3 है। इसमें 2x - 3 नहीं है, दोनों में होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। बी में देखिए, बी में भी दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो इसमें ये जो है इसमें आपको 2x - 3 नहीं है। हाँ इसमें 2x - 3 है तो 3 नहीं है। ये दोनों में होना चाहिए, जिसमें दोनों में होगा वही आंसर होगा। ये देखिए इसमें है 3 × 2x - 3 है, लेकिन इसमें ये प्लस दे दिया है तो 2x - 3 नहीं है, दोनों में नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। ये देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब 6 है तो उसमें 3 है, और इसमें 2x - 3 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो हमको 1 बार चाहिए। देखिए यहाँ 1 बार है तो दोनों में 1 बार चाहिए, कॉमन होना चाहिए, इसलिए 3 × 2x - 3 इन्हीं में दोनों बहुपद में है, इसलिए आपका आंसर डी होगा। ये ध्यान रखना है, तेरे का आंसर डी, आंसर डी होगा। 14 नंबर देखिए, निम्न में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो देखो बहुपद में सबसे बड़ा खासियत है कि चर राशि के ऊपर चर राशि का पावर जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 1 2 3, ये सब होना चाहिए चर राशि का पावर। तो ये घात y का पावर, y का घात, ये सब होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तो चर राशि का घात देखिए आप इसमें 3 दिया है, 3 दिया है, यहाँ y के पावर 1 है, यहाँ नहीं है तो 0 है। ये सी में देखिए यहाँ 2 दिया है और यहाँ रूट लगाया है, तो रूट का मतलब है ये जो रूट दिया हुआ है इसका मतलब है y के पावर 1/2 है, तो ये नहीं है। ये सब जो है, तो जब हमको कौन बोला है कि निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद
व्यंजक बहुपद नहीं है तो सीधा सीधी सी तो चोर पकड़ा गया। इन लोगों में अब भाग करके देखिएगा तो गारंटी है कि इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा, इससे पूरा पूरा कट जाएगा, तो भाग करने की जरूरत नहीं है। जब एक ही चोर को पकड़ना है और इसमें चोर पकड़ा गया है तो बाकी में आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर सी होगा। ये चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 1/α प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है C/A। तो देखो इसमें a बराबर 5 है y² के गुणांक को, b बराबर -1 है और c बराबर 25 है। ये थी ध्यान रखना क्वेश्चन में। तो आपको c चाहिए तो c 25 है और a 5 है, कट गया तो ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो माइनस और b की जगह पर है -1, b की जगह पर है -1 और a की जगह पर है 5। तो ये हो गया। अब आपको मान निकालना है अल्फा इंटू बीटा 1/α प्लस बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 है और 1/α प्लस बीटा का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का उल्टा कर दीजिए। तो ये 1/5 है, उसका उल्टा कर दीजिए तो 5 हो जाएगा। तो 5 25, तो 25 आपको डी में दिया हुआ है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। 15 का आंसर डी। अब है 16 नंबर क्वेश्चन कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। ध्यान रखना है कि अगर एक शून्यक दिया हो और गुणनखंड पूछे तो बहुपद अगर x में है तो प्लस में शून्यक हो तो माइनस में गुणनखंड हो जाएगा, अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता, y में रहता तो y-5 हो जाता। ये चीज ध्यान रखना है। तो x में बहुपद है, शून्यक प्लस में है तो गुणनखंड x-5 हो जाएगा। ये प्लस है, इसके पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो आपको आंसर ए होगा। ए में आपको आंसर दिया है x-5, तो आप ए आंसर मतलब 16 का आंसर ए होगा। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 17। दिया है यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा इस प्रकार है कि α² प्लस β² प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना है तो p बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करें कि α² प्लस β² है तो इसको तोड़े, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म बदलिए। तो देखिए α² प्लस β² है तो उसके जगह पर आप
लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये चीज ध्यान रखना है, इसका सूत्र है। और प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है बराबर ये होगा। अब आपका काम है, देखिए 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा घट गया तो मेरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा में बीटा में से एक अल्फा बीटा माइनस हो गया तो सिर्फ अल्फा इंटू बीटा होगा और 21/4 हो जाएगा। अब आपको अल्फा जोड़ बीटा का मान निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए बराबर 21/4। अब देखिए, अब देखो ए बराबर 2 है, बी बराबर 7 है, सी बराबर पी है। यही मान आप डाल के और इसके वैल्यू को क्या कीजिए, निकालिए। देखिए बना रहा हूं, टाइम बहुत लग रहा है, क्वेश्चन ज्यादा है, सिर्फ आंसर नहीं बताना है तो घबराइएगा तो नहीं होगा, तो अपने से खुद बनाना पड़ेगा। तो बी की जगह पर बाबू 7 है, ए की जगह पर 2 है और सी की जगह पर पी है, अब आई 2 है, 21/4। अब आप कीजिए 7×49 माइनस p/2 बराबर 21/4। अब p वाला को एक तरफ दीजिए, बिना p वाला को एक तरफ, जगह की थोड़ा कमी है हमको, तो आपको हो जाएगा 49/4 माइनस 21/4 बराबर p/2। अब 49/4 में से 21/4 घटाइएगा तो 9 में से 1 गया 8, 2/4 बराबर p/2। ये 4 सते 28 हो गया। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, p बराबर 14 आंसर हो जाएगा जो सी में दिया हुआ है। देखिए आंसर सी में दिया हुआ है, 17 का सी, ये सी आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, भारी भारी नहीं है, उधर थोड़ा कहीं ज्यादा लग रहा है, कहीं टाइम कम लग रहा है। जैसे 18 नंबर क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। देखो बोला है इसका घात क्या होगा, है ना, तो घात में गुना कीजिए। देखिए बड़ा से बड़ा घात में, देखिए इसमें गुना करना है, तो देखिए सिर्फ x वाला से मतलब है, तो यहाँ x से x में करेंगे तो पावर जुड़ता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। इसमें x में बड़ा वाला से बड़ा में कीजिएगा तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4, तो इसका घात 2 हो जाएगा, इसका घात 4 हो जाएगा, तो पूरे बहुपद का घात 4 हुआ। क्योंकि इस ई पद अलग है तो इस पद का घात 2 हो गया, इस पद का घात 4 हो गया, इसलिए आंसर आपका 4 होगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ कंफर्म करता हूं, यहाँ घात आपको पावर जोड़ दीजिएगा, तो 1 में 1 जोड़ देंगे, तो 1 में 1 घात में 1 घात जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो 4 ज्यादा है, इसलिए आपको आंसर ए हो जाएगा। 18 का आंसर ए।
टाइम नहीं लगा। दूसरी बात कि ये बहुपद इतना का आलेख आप याद रखना, द्विघात बहुपद का आलेख परवलय के आकार का होता है। द्विघात बहुपद का आलेख परवलय होता है, इसमें कुछ नहीं समझाना है, आंसर ए होगा। 19 का आंसर ए। तीसरा है, अब 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, इतना के शून्यक ये हो, तो इसके दो शून्यक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा 6 है, बीटा -2 है, तो बी और सी का मान पूछा है। तो देखिए आपको क्या करना है कि शून्यक दिया हुआ है तो शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालिए, तो उसी से आपको बी और सी का मान आएगा। बी निकालना है तो योगफल में होगा, जो निकालना होता है ना, अगर दो ठो शून्यक दे दे तो देखना होता है कि दो शून्यक दिया है तो योगफल निकालने से मेरा आंसर आएगा कि गुणनफल निकालने से, है ना। तो यहां पर आपको बी निकालना है तो बी योगफल में मिलता है, सी निकालना है गुणनफल में मिलता है। तो आप योगफल गुणनफल दोनों का यूज कीजिए। कभी कभी एक ही से आंसर मेरा पकड़ा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, है ना। तो अल्फा 6 है, बीटा -2 है, और -b/a की जगह पर 1 है। देखिए यहाँ 1 है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। चलिए अब 6 में से 2 घट गया, 4 हो गया, -b, नीचे 1 नहीं लिखाएगा, b में माइनस नहीं रखना है, दोनों तरफ माइनस कर दिया, तो -4 बराबर b। तो देखिए b का मान -4 आ गया। अब गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा 6 है, ये -2 है, और c की जगह पर c ही है। देखिए c की जगह पर c ही है और a की जगह पर 1 है। देखिए गुना कीजिएगा तो -12 बराबर c, तो b बराबर -4, c बराबर -12, ए में आंसर है, इसलिए आंसर ए होगा। 20 का आंसर ए। तो आप आंसर में ए लगा दीजिए। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है 3 का पावर ये 27 दिया हुआ है। आप चाहिएगा तो इजीली बना सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो टफ काम होगा। देखिए ये आपको सब में 3 है तो 27 देखना है कि 27 आप इसको तोड़ोगे तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब पावर हो जाएगा, रूट है 27 का मतलब 3 के पावर 3, और रूट है तो ये 1/3 ये हो जाएगा। तो अब ये एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप इससे भी अच्छा समझ लो, जब करनी में रहता है ना, रूट वगैरह रहता है, तो आप इसको ऐसे तोड़ते हो। वो गलत मैं लिख दिया था, 1/3 नहीं होगा, 1/2 होगा, मैं गलती से लिख दिया था। देखो ये 27 है तो इसको 3 के पावर 3 लिखिएगा। अब ये पॉकेट में 2 है, हमसे गलती से 3 लिखा गया था। तो अब आप देखो ये अंदर वाला ऊपर होता है, पॉकेट वाला नीचे होता है, करनी का चिन्ह हटता है। तो पता नहीं आप जानते हो कि नहीं जानते हो।
तो आप इसको लिख सकते हो 3 के पावर 3/2। ध्यान देना है, आप इसको 3 के पावर 3/2 लिख सकते हो। अब देखिए, अब x फिक्स है, यहां पर है 3 के पावर x प्लस वाई, फिर है 3 के पावर x माइनस वाई, और यहां है 3 के पावर 3/2। अब y प्लस है माइनस है तो खत्म भी करना है, हमको एक आदमी को जिंदा भी रखना है कि 3/2 आए। इसका मतलब है कि x का मान 3/2 है और y का मान 0 है। तो आपसे y का मान पूछा है, इसलिए y का मान 0 रख दो। बाई मेथड बनाओगे तो देख लो मेथड से कैसे बनेगा। तो एक बार हो जाएगा, बाई मेथड बता देता हूं, x प्लस वाई बराबर 3/2 और x माइनस वाई बराबर भी 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो घातांक समान होगा। तो अब इससे आप बनाओगे ना, तो तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 2x प्लस 2y बराबर 3 और 2x माइनस 2y बराबर 3। अब विलोपन विधि से x का y का मान निकाल लो, खाली y निकालना है तो y निकाल लो, देखना आपको y का मान 0 आएगा। ये बाई मेथड हो गया, तो y का मान 0 आएगा, आंसर बी होगा। 21 का आंसर बी। 22 में बोला है कि इतना तथा इतना समांतर है तो के का मान। देखो, मैं बहुत बार बताया हूं कि जब भी के का मान, ए का मान, एम का मान पूछे तो क्यों पूछा है उसका शर्त लिखना है। समांतर पूछा है तो देखिए, समीकरण युग्म समांतर कब होता है, जब a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 के, बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के। तो देखो, a1 आपको है 5, a2 है 15, b1 है k, b2 क्या है 6। तो आप k/6 लिख लो, बराबर नहीं है 8/40 के। कटे तो काट दो, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब देखिए, आपको आया 1/3, k/6 बराबर नहीं है 8 ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 बचे, तो ये आया। लेकिन जब बराबर वाला मिल जाए तो नहीं वाला पर ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम पहले बराबर वाला से देख रहे हैं आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर उसी से आंसर आ जाए तो है, मैं नहीं पर नहीं ध्यान दूंगा। इसमें 2 शर्त है, एगो है वाला, एगो नहीं वाला। तो आप चाहो ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी जल्दी काम करने के लिए आप 3 से 6 काट दो, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो k 2 आएगा। और 2 जब मेरा आंसर में है तो हम नहीं वाला क्यों खोजेंगे, इसलिए 22 का आंसर आपको ए हो जाएगा, ए। 23 में बोला है कि इतना और इतना का हल बताना है। तो हल जांचने के लिए सबसे पहले आप a1 बाई a2, p1 बाई b2, c1 बाई c2 निकाल लीजिए। तो a1 बाई a2 हो जाएगा 6/18, 6 एकम 6, 6 त्रिका 18। b1 बाई b2 निकाल लो, तो ये -9/-27 हो जाएगा, कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। c1 बाई c2 निकाल लो, तो ये 6/15 हो जाएगा। देखिए, ये a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। तो ये कट गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15। देखिए, 2 ठो बराबर है, 1 ठो बराबर नहीं है। तो
कोई हल नहीं होता है, आलेख समांतर होता है और कोई हल नहीं होता है। इसलिए आपको कोई हल नहीं है, 23 में सी दिया हुआ है, तो आंसर इसका सी होगा। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोई गलत सही होगा तो हम बताएंगे। आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 24 में दिया है कि रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरता है, किस बिंदु से। तो देखो ये y और x का मान बराबर जिसमें दिए होगा उसी बिंदु से गुजरेगा, 3 3 से गुजरेगा, -3 3 से गुजरेगा, 2 2 से गुजरेगा, 4 4 से गुजरेगा, 0 0 से गुजरेगा, जिसमें बराबर होगा x और y दोनों का मान। तो देखिए सब में बुझा रहा है बराबर है, लेकिन ये सही है, ये डी वाला में बराबर दिया है, ए वाला में बराबर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ माइनस छोड़ दिया है, सी वाला में यहाँ माइनस छोड़ दिया है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सी होगा कि डी होगा, डी आंसर होगा, क्योंकि डी में ही बराबर दिया है। तो आप 24 का डी आंसर लिखोगे, आंसर डी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, देखिए nवां पद जब दे दिया रहे और सार्व अंतर पूछे, ट्रिक है, याद रखना, ट्रिक सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस पूछे तो ट्रिक है कि d बराबर होता है n का गुणांक। ये ट्रिक है, जब भी तुमसे nवां पद दिया रहे तो d बराबर सार्व अंतर बराबर n का गुणांक। तो देखिए इसमें n का गुणांक 3 है, इसलिए सार्व अंतर आपका 3 होगा। ये शॉर्टकट तरीका है, जल्दी बनाने का तरीका है, सब हम ट्रिक से भी बताते हैं, है ना। अब आपसे ये 25 क्वेश्चन आपका बन गया, टाइम ज्यादा लग रहा है, हम तो बोले थे 50 बनाएंगे, लेकिन इसको 25-25 करके ही बना रहे हैं। फिर अगले वीडियो में फिर बाकी मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको, क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, पार्ट वाइज करके बताऊंगा, ठीक है। तो अब आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। आप मेरे से पहले बना के रेडी रहिए, बना के रेडी रहिएगा तो आपको मिलाने में समझने में ज्यादा आसानी होगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आया था, क्या दिक्कत था। कमेंट भी कर सकते हैं जब वीडियो आप देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझने की बात है, मेहनत करके बनाइएगा, चीटिंग मत कीजिएगा, खाली कहीं आंसर मिले उसके फेरा में मत रहिएगा। आंसर जहां तक डालने की बात है तो मैं आंसर डाल सकता हूं, आप मिला सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही लास्ट करता हूं।